नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसके ऊपर, और खासकर हम बात करेंगे 13वें दिन सुनवाई में क्या हुआ। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो हरीश साल्वे जी आने बाकी हैं। हरीश साल्वे जी जब सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे उसके बाद इन लोगों की अच्छे से धुनाई होगी, और उसकी शुरुआत हरीश साल्वे जी ने आज आते ही पहले दिन ही कर दी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 12वें दिन कहा था सरकार से, मतलब सरकार से पूछा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से कि आप चुनाव कब कराएंगे और कब पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो चुनाव के ऊपर हरीश साल्वे जी ने अपनी दलील रखी। दलील रखते हुए हरीश साल्वे जी ने कहा कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी लेह लद्दाख करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चुनाव चल रहा है, डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव कराएंगे। त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब क्या हुआ? पंचायत चुनाव कराएंगे। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, क्योंकि भारत के संविधान के प्रावधान लागू ही नहीं थे, तो चुनाव हो कैसे? तो एक पक्ष यह भी है चुनाव होने का, और जो जिस चुनाव के बारे में दलील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका पक्ष के तरफ से, या जो लोग 370 के समर्थन में हैं उनके पक्ष से, कि वहां पे भाई साहब डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी क्या सिर्फ विधायक का चुनाव करा देना, एमएलए का चुनाव करा देना, विधानसभा बैठा देना और विधानसभा में वो 3 खानदानी लोगों को सत्ता दे देना ही है, या जो पंचायती व्यवस्था पूरे देश में लागू है वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी, तब एक्चुअल डेमोक्रेसी होगी? तो इस पे तो एक पक्ष क्लियर कर दिया सरकार ने भी, और सरकार की तरफ से जो वकील पेश थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने, उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कोर्ट से बताई कि यह हम नहीं निश्चित कर सकते, इसकी समय सीमा नहीं निश्चित कर सकते कि जम्मू कश्मीर को कब पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। अभी हम सिचुएशन को देखेंगे, जहां तक चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव से शुरू होगा और विधायक के चुनाव तक की प्रक्रिया चलेगी। आगे बढ़ते हैं। हरीश साल्वे साहब ने तो मतलब आज ऐसा किया कि कपिल सिब्बल मतलब बौखला गए, और बौखलाहट में क्या क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। इन लोगों का एक तर्क था कि संविधान सभा ही जो होती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होती है, वही 370 के बारे में कुछ कह सकती है, वही 370 हटा सकती है। चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, संविधान सभा नहीं है, तो 370 अस्थायी हो गया। ये कपिल सिब्बल का अपना तर्क था। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि 370 खुद ही कहता है कि वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो आप उसको अस्थायी कैसे कह रहे हैं? तभी लगभग ये क्लियर हो चुका था कि 370 अस्थायी है कि अस्थायी नहीं है, ये लगभग मामला क्लियर है। लेकिन जो दलील हरीश साल्वे साहब ने दी, वो दलील तो अब तक किसी ने दी ही नहीं थी। हरीश साल्वे साहब ने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा होती, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा होती तब भी राष्ट्रपति के पास फैसले का अधिकार है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि राष्ट्रपति सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इच्छा को अमली जमा पहनाने का है या सिफारिश पाने का है? निश्चित तौर पर सिफारिश ही कर सकती थी वह, फैसला तब भी राष्ट्रपति को ही लेना था, और जब वो असेंबली नहीं है तब भी फैसला राष्ट्रपति को लेना है। तो राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया वो संविधान सम्मत है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में आप लोगों को पता ही है कि 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। आगे क्या कहा हरीश साल्वे जी ने उसको भी समझते हैं। बहुत जोरदार बहस है दोस्तों ये, मतलब कपिल सिब्बल को समझ में ही नहीं आया। कपिल सिब्बल को तो तुषार मेहता साहब ही लपेट दिए थे पहले दिन ही आते हुए, जब उन्होंने जोरदार तरीके से दलील रखते हुए कहा था कि इनको ऑटोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है कि ऑटोनॉमी क्या होती है। ये जिस चीज को सोवरेनिटी बोल रहे हैं वो ऑटोनॉमी है, वैसी ऑटोनॉमी सुप्रीम कोर्ट को भी मिली हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोवरेन पावर हो गया? सोवरेनिटी मिल गई उसको? इस पे कपिल सिब्बल साहब को समझ में नहीं आया था।
अब चूंकि दलील जब आप दे रहे हैं तो आप सत्य के साथ हो, तब तो आपकी दलील में दम हो। आप सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हैं कि मैंने 50 साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं सर्वज्ञानी हूं, तब तो मामला फंसना ही फंसना है। हालांकि उन्होंने एक चीज और कहा, हरीश साल्वे साहब ने कहा, एक्सेशन की बात चली थी, एक्सेशन पे मैंने जब पिछले बार वीडियो बनाया था तो मैंने एक्सेशन पे बात की थी कि एक्सेशन जो है वही मैक्सिमम राज्यों के साथ हुआ है। सब लोगों ने संविधान जो था हमारा उसको एक्सेप्ट करते गए, बात खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, जो ये यूनियनाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, ये भारत सरकार के साथ किसी का हुआ नहीं था, ये एक गलत तर्क पेश किया गया। सोवरेनिटी को लेकर के पार्शियल सोवरेनिटी की बात की गई, उसका कोई मतलब नहीं होता, सोवरेनिटी कभी पार्शियल नहीं होती है, यह भी लोगों को नहीं पता है। तो अब जब नहीं पता है और जबरदस्ती आप कोई चीज थोपना चाहेंगे तो आपका हश्र इसी तरह होगा सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जब सरकार की तरफ से, मैंने पहले भी कहा था कि जब वेंकटमणि साहब आएंगे, अटॉर्नी जनरल, और तुषार मेहता साहब और हरीश साल्वे साहब जब खड़े होंगे तो इन लोगों की हालत खराब होनी ही होनी है। और हरीश साल्वे साहब के सामने जब भी कपिल सिब्बल किसी भी मामले में खड़े होते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र का मामला लीजिए, महाराष्ट्र के मामले में हरीश साल्वे जो थे वो एकनाथ शिंदे की तरफ से खड़े थे और कपिल सिब्बल जो थे उद्धव ठाकरे की तरफ से खड़े थे। उस केस का क्या फैसला है आप लोग जानते ही हैं। खैर, अब चलते हैं कि और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिन भी राज्यों के इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन की बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, उसमें कुछ भी था तो केंद्र के सहमति से ही था। जब तक केंद्र एक्सेप्ट नहीं करता इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। और जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ये तो बाद में पॉलिटिकल कंडीशन ला दी गई, और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो कभी संवैधानिक कंडीशन नहीं हो सकती है, वो उसको कभी संवैधानिक मान्यता नहीं दी जा सकती है। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह ही चुके हैं कि भाई पॉलिटिकली क्या हो रहा है इसमें हमें नहीं मतलब है, हमें तो मतलब है कि संवैधानिक तरीके से हुआ कि नहीं हुआ यह बताओ। उसके बाद उन्होंने कहा, हरीश साल्वे जी ने कहा कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रावधान है जिसमें लॉजिक ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि एक राजनीतिक समझौता था। अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने फिर सवाल एक किया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी ही क्यों चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, जब कहीं नहीं थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब जम्मू कश्मीर भारत में जब उसका एक्सेशन हो गया तो वहां कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब ही क्या था। उन्होंने तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली पे ही सबसे बड़ा सवाल कर दिया कि यही एक खुद ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो असंवैधानिक है, जिसकी बार बार दुहाई दे रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वजह से ऐसा होगा, वजह से ऐसा होगा। अब कपिल सिब्बल का बौखलाना तो इस पे लाजमी था, लेकिन कपिल सिब्बल साहब सिर्फ तुषार मेहता और हरीश साल्वे जी पे नहीं बौखलाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी बौखला गए। और बौखलाहट में ऐसी बात कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए सिब्बल साहब, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमको पता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और हम जो सुन रहे हैं उसमें मतलब एक तरीके से कहने का मतलब आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप धैर्य रखिए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके के राजनीतिक प्रावधानों को संवैधानिक व्याख्या में इस अदालत को हर मुमकिन व्यापक अर्थ देना चाहिए। यह जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, यही गैर कानूनी थी, यही संवैधानिक नहीं थी। अब झेलो भैया, क्या करोगे। इसके अलावा भी एक चीज उन्होंने कहा कि विलय समझौते के बाद भी आखिरी फैसला केंद्र का ही था। हरीश साल्वे ने दलील दी जहां तक विलय समझौते की बात है तो किसी मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार का ही होगा। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि जब सब क्लास डी में कहा गया है कि संविधान के बाकी दूसरे प्रावधान लागू होंगे, इसमें सहमति की जरूरत नहीं है। अगर आप 370A(b) देखते हैं तो इसमें कंसल्टेशन की बात की गई है, इस तरह शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और आप उसको कह दे रहे हैं कि वो अस्थायी है। मतलब जब सिब्बल दलील शुरू किए थे तभी मैंने एक चीज कही थी कि सिब्बल जो 10 घंटे दलील दे रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जब इसके लीगल आर्गुमेंट पे, जब इसके लीगल पार्ट पे सरकार की तरफ से दलीलें पेश होंगी तो कपिल सिब्बल का ये 10 घंटा 10 मिनट में पानी की तरह बह जाएगा। कपिल सिब्बल हो सकता है कि 50 साल आप वकालत किए हो, लेकिन आपको देश से भी मतलब नहीं है और कानून से भी मतलब नहीं है। सिर्फ अपना भौकाल जमा करके आप चाहते थे कि 370 पे हम बहुत बड़ा
कुछ करा ले जाएंगे और उससे हमको बहुत सारे क्लाइंट मिलने लगेंगे। तो यह कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। साल्वे जी ने कहा कि एक कंप्रोमाइज हुआ था, विलय अपने आप में पूर्ण था। 370 एक उस समय का पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ था, राजनीतिक कंप्रोमाइज करने का एक प्रोसेस था। विलय पूर्ण था, यह भारत का हिस्सा है और एक भारतीय राज्य है। अब जब कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है तो आर्टिकल 3 का प्रावधान वहां पे लागू होता है और 370 हट जाता है, क्योंकि 370 खुद ही कहता है कि मैं अस्थायी हूं और मुझको राष्ट्रपति हटा सकता है। साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति के पास इस आर्टिकल को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, इसमें से किसी भी तरह की सहमति की भी जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को। साल्वे ने कहा कि आर्टिकल 370 तो संविधान का हिस्सा है, उसी ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया है। उसने उन्होंने इस दौरान आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों का जिक्र किया। साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति किसी शख्स को बर्खास्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, किसी संस्था का गठन कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं जब किसी राज्य में 356 लगा हो। तो 370 हटा, उससे एक साल पहले से वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब सिब्बल साहब तो भाई मोटी फीस लेने वाले आदमी है, तो दिक्कत तो होगी। अब तुषार मेहता साहब खड़े हुए। तुषार मेहता साहब ने बताया बेंच को कि जम्मू कश्मीर में चुनाव त्रिस्तरीय होंगे, पहला पंचायत, दूसरा नगर निकाय और तीसरा विधानसभा का चुनाव होगा। केंद्र सरकार अब से किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। यह भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य के चुनाव आयोग के निर्णय लेना होगा कि वो कब चुनाव करा सकते हैं। वहां की वोटर लिस्ट तैयार है, वहां का जो जो कंडीशंस हैं, जो जो चीजें हैं, वो सब कुछ तैयार है। चुनाव आयोग कभी भी फैसला ले सकता है, लेकिन हम पंचायत से शुरू करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अच्छा, ये स्पष्ट किया, लेकिन जो जो अभी भी जो भारत विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने मना किया कि हम चुनाव नहीं कराएंगे जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए कि कोई सुनेगा, उस आर्टिकल को पढ़ेगा तो क्या सोचेगा सरकार के बारे में या किसी चीज के बारे में। सरकार ने कब कहा और कहां कहा कि चुनाव नहीं कराएंगे? सरकार तो कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे। सरकार तो यह भी कह रही है कि जो यूटी बना हुआ है वो अस्थायी है, एक समय के बाद हम उसको हटाएंगे वहां और उसको पूर्ण राज्य बनाएंगे। लेकिन नहीं साहब, बिलबिलाहट जारी है। जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करने की सटीक टाइमलाइन नहीं दे सकते, यह केंद्र ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप एक टाइमलाइन बताइए, तो केंद्र ने कहा कि कोई सटीक टाइमलाइन नहीं दे सकते कि भैया 3 महीने में हटा देंगे, परसों हटा देंगे, कि 6 महीने में हटाएंगे, कि साल भर में हटाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ कर लिया, तब हरीश साल्वे साहब ने एक बात कहनी शुरू की कोर्ट में। यहां से अब कपिल सिब्बल की बौखलाहट शुरू हुई और कपिल सिब्बल ने जो कहा वो मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं में कमी आई, घुसपैठ में कमी आई, पथराव अब नहीं होते हैं, वहां पे विकास का काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें। जब इतनी सारी चीजें कह रहे थे वो, अलगाववादी समूह द्वारा जो बंद बुलाया जाता था उसकी घटनाएं 2018 में 52 थी, जो 2023 में शून्य हो गई। ये सारी चीजें जब कोर्ट को बताने लगे तो कोर्ट ने क्या किया कि इन सारी चीजों को लिखना शुरू किया, नोट डाउन करना शुरू किया। जब कोर्ट ने नोट डाउन करना शुरू किया तो कपिल सिब्बल खड़े हुए और कपिल सिब्बल ने कहा नहीं नहीं साहब, यह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विकास और शांति से जुड़े सरकार के आंकड़े को रिकॉर्ड में मत लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए कि कपिल सिब्बल ये क्या कह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जो विकास का और शांति जम्मू कश्मीर में सरकार जो बता रही है उसको अपने रिकॉर्ड में मत लीजिए। जम्मू क्यों न लीजिए, ये सबसे बड़ा था। जानते हैं साहब, अगर आपने इसको रिकॉर्ड में ले लिया तो ये आपके दिमाग को प्रभावित करेगा साहब। मतलब ये बता रहे थे कपिल सिब्बल कि आपका जो दिमाग है, अगर आप लिख लेंगे कि सरकार ने वहां कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं और वहां कितनी शांति है, तो ये आपके दिमाग को प्रभावित कर देगा। आप बताइए कि देश के किसी राज्य में शांति के लिए ही तो ये कानून है, विकास के लिए ही तो ये कानून है। जितना भारत का जो संविधान बना है किसके लिए बना है? कि देश इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, साथ के साथ वहां शांति रहे, साथ के साथ वहां विकास हो। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं नहीं साहब, इसको मत नोट करना। तो आप मानसिकता समझ सकते हैं इस व्यक्ति की कोर्ट में दलील देते हुए क्या होगी। खैर आगे पढ़ते हैं।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को आश्वासन दिया कि सॉलिसिटर जनरल ने जो डेटा दिया है उसका 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जा रहे संवैधानिक मुद्दे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कपिल सिब्बल साहब, आप धैर्य रखिए और बैठ जाइए। जानते हैं क्या होता है, जब आदमी अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगता है, जब कोई भी आदमी अपने आप को समझता है कि मैं ही केवल तार्किक हो सकता हूं, मेरे पास ही अंतिम लॉजिक है, और जब उसका लॉजिक हर पॉइंट पे कटना शुरू होता है तो उसके अंदर बौखलाहट आनी शुरू होती है। वही बौखलाहट कपिल सिब्बल के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। पीठ ने भी कहा कि उन्होंने जो दिया है वह अदालत के सवाल और चुनावी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की बहाली के लिए, चुनाव के लिए और जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए इसको नोट डाउन कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कपिल सिब्बल ने, हमें सॉलिसिटर जनरल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल रोड मैप दिया है। कपिल सिब्बल साहब बैठ जाओ यार, साफ साफ कहना है था। अब चूंकि कोर्ट ऐसे नहीं कर सकती तो उन्होंने कहा कपिल सिब्बल साहब बैठ जाओ यार, धैर्य रखो, वो एक रोड मैप दे रहे हैं, हम वो उसको नोट डाउन कर रहे हैं और सारी सीटर जनरल जो हैं उनके प्रति आप थोड़ा निष्पक्ष रहिए। अब फिर आगे क्या हुआ, फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि 500 लोग नजरबंद किए गए थे। अब मानसिकता समझिएगा कपिल सिब्बल की और सोचिएगा अपने से मित्रों, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कोर्ट में, ये हो गया, सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया, खुद ही कह रहे हैं रिकॉर्ड मत करिए, लेकिन खुद ही कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कपिल सिब्बल फिर कहते हैं कि 500 लोग नजरबंद तो हड़ताल कैसे होगी। साहब, जितने भी अलगाववादी, सेपरेटिस्ट, आतंकवादी, इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग थे उनको सरकार ने तो बंद कर रखा था, नजरबंद कर रखा था, इस तरीके से कर रखा था, तो हड़ताल कैसे होगी साहब, आप बताइए ना। अब जम्मू कश्मीर में कपिल सिब्बल के हिसाब से सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं और ये 5,000 लोग ही हड़ताल करते थे। बाकी जम्मू कश्मीर के लोग शांतिप्रिय और न्यायप्रिय हैं, वो लोग 370 हट जाने से खुश हैं। जो 5,000 लोग जम्मू कश्मीर के नाराज हैं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, कपिल सिब्बल अपने ही पोल खोल रहे हैं कि 5,000 लोगों को नजरबंद कर दिया गया साहब, तो बताइए हड़ताल कैसे होगी, क्या लॉजिक है। इसी को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। और कपिल सिब्बल ने खुद ही पोल खोल दी कि जो राजनीतिक परिवार से आने वाले, खानदान से आने वाले सेपरेटिस्ट जो मोटा पैसा पाते थे, इनकी लूट का जो मोटा हिस्सा जाता था उनको नजरबंद कर दिया गया साहब, तो हड़ताल कैसे होगी। जम्मू कश्मीर के जो जम्मू रीजन के 40-45 लाख लोग हैं वो तो शांति प्रिय साहब, 5,000 तो ये थे जिनको नजरबंद कर दिया सरकार ने, मामला सब ठीक हो गया, हड़ताल फड़ताल सब खत्म हो गई। सोचिएगा, इसका एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये भी है। कपिल सिब्बल ने कहा, वो कह रहे हैं कि हड़ताल शून्य हो गई, 5,000 लोगों को नजरबंद कर दिया, हड़ताल कैसे होगी जब आप अस्पताल जाने की इजाजत नहीं देंगे। आप बताइए जम्मू कश्मीर में किसको अस्पताल जाने की इजाजत नहीं है, मतलब सिंपल ही सोचिए किसको। इसी तरह जब फारूक अब्दुल्ला थे वो जाकर के इंग्लैंड में बैठे थे और उमर अब्दुल्ला इंग्लैंड में बैठे थे, फारूक अब्दुल्ला अपने घर पे ऐश फरमा रहे थे और बाहर नहीं निकल रहे थे, तो तब दलील दी गई थी संसद में कि साहब नजरबंद करके रखा। अमित शाह जी ने कहा कोई नजरबंद नहीं है, उनको पकड़ के हाथ थोड़े ना ले आएंगे संसद तक, उनको आना है तो आए। ये है चीजें। फिर कपिल सिब्बल जी ने एक चीज, कपिल सिब्बल, अब जी क्या कहूं उस व्यक्ति को, सीजीआई ने एक बात कही कपिल सिब्बल से, ऐसे मामले हैं जहां नीतिगत मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन यह संवैधानिक तर्कों को प्रभावित नहीं करेगा। सिब्बल साहब बैठ जाओ, चाहे वो जो बता रहे हैं डेवलपमेंट का, चाहे आप 500 नजरबंद बता रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, हम सुनेंगे ही नहीं। हमको जो नोट डाउन करना था नोट डाउन कर लिए, अब उस पर जो निर्णय होगा वो देंगे, लेकिन आप बैठ जाओ, आराम करो, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गए हो। एडवोकेट हरीश साल्वे ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का समर्थन करने वाले पक्षों में से एक तरफ से दलील दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वजूद में नहीं है, लिहाजा राष्ट्रपति को 370 का फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती तो भी वो राष्ट्रपति ही फैसला करते, क्योंकि संविधान सभा के पास सिर्फ सिफारिश का अधिकार था, फैसला लेने का नहीं। इसके बाद और कपिल सिब्बल साहब उखड़ गए, अरे कैसे बता रहे हैं आप, तो उन्होंने दिखा दिया पूरा प्रावधान।
अब इस पूरे मसले को देखते हुए आपको क्या समझ, फैसला सुप्रीम कोर्ट लिखेगा, कब लिखेगा, क्या लिखेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप बताइए कि क्या जो याचिका पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल हो चाहे कोई भी हो, जो दलील दे रहे हैं, वो दलील क्या भारत के पक्ष में है, क्या राष्ट्र के पक्ष में है? अगर भारत के और राष्ट्र के पक्ष में कोई भी दलील नहीं है तो उस दलील का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितने बड़े वकील हो, चाहे जितने नामी हो, चाहे जितने सेटिंग करते हो, चाहे जितने दिन का प्रैक्टिस हो, अगर आपकी भावना राष्ट्र के प्रति नहीं है, आपकी भावना देश के प्रति नहीं है, तो आप इस देश के नागरिक भी कहलाने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। और मेरा चैनल, मेरा एनालिसिस ये सब पसंद आता है, अगर आपको, आप इस चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।